तो चलिए, ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी हिस्से आवेश या चार्ज से इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है, किसी वस्तु को ऋण आवेशित करने पर उसमें क्या होता है? उसके विकल्प हैं ए, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, बी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, सी, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, या फिर डी, प्रोटॉन की संख्या घट जाती है। तो क्या लगता है? अगर सामान्य भाषा में सोचें तो ऋण यानी माइनस का मतलब घटना होता है, तो शायद प्रोटॉन घट जाते होंगे। विकल्प डी। यहीं पर भौतिकी हमें हैरान करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि किसी भी परमाणु के केंद्र में, मतलब नाभिक में, प्रोटॉन बहुत ही मजबूत नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। वे अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं। ओहो। जब भी किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर से कुछ आवारा इलेक्ट्रॉन, जिन पर खुद नेगेटिव चार्ज होता है, उस वस्तु पर आ गए हैं। अरे वाह, ये तो असल जिंदगी के उस नियम जैसा हो गया कि जब हम किसी से उधार या ऋण लेते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है। बिल्कुल सटीक। यहाँ इलेक्ट्रॉन उधार लेने पर वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है और विकल्प है ए, जूल, बी, वोल्ट, सी, कूलाम, या फिर डी, एम्पियर। इसका सही उत्तर है सी, कूलम। यह आवेश को मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रोचक बात यह है कि एक कूलाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अच्छा। तो एक कूलाम कितना बड़ा होता है? बहुत विशाल। अगर दो वस्तुओं पर एक एक कूलाम का आवेश हो और उन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच इतना शक्तिशाली बल लगेगा जो 10 लाख हाथियों के वजन के बराबर होगा। 10 लाख हाथी? बाप रे। हाँ। इसलिए हम असल जिंदगी में या प्रयोगशालाओं में माइक्रो कूलाम या नैनो कूलाम का इस्तेमाल करते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, आवेश संरक्षण का नियम बताता है कि, और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, आवेश नष्ट हो सकता है, बी, आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, सी, कुल आवेश स्थिर रहता है, या डी, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कुल आवेश स्थिर रहता है। इसका सूत्र है सिग्मा क्यू बराबर कांस्टेंट। लेकिन एक मिनट, बचपन में हम बैलून को बालों पर रगड़कर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। और उससे कागज के टुकड़े चिपकाते थे। वहां तो हमने आवेश पैदा किया था ना? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या मतलब? हमने वहां आवेश बनाया नहीं था। बालों से बैलून पर रगड़ने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बालों से निकलकर बैलून पर चले गए। अच्छा। कुल आवेश यानी पूरे सिस्टम का नेट चार्ज रगड़ने से पहले भी शून्य था और रगड़ने के बाद भी शून्य ही रहा। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हैं, ब्रह्मांड में नया आवेश नहीं बना सकते। बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। अब इस खंड का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान लगभग होता है। विकल्प है ए, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, बी, 9.1 गुणा 10 की घात -31 कूलाम, सी, 1.6 गुणा 10 की घात -16 कूलाम, या फिर डी, 3 गुणा 10 की घात 8 कूलाम। यह सही विकल्प है ए, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश है। 10 की घात -19, ये इतना सूक्ष्म है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर ये इतनी बड़ी ऊर्जा का कारण कैसे बन जाता है? ये एकता की ताकत है। एक अकेला इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब तांबे के तार में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही दिशा में बहते हैं तो वे बड़े बड़े शहरों को रोशन कर देते हैं। क्या बात है। अब जब हमें पता चल गया है कि आवेश क्या है, तो हमें यह समझना होगा कि दो आवेश एक दूसरे से कैसे बात करते हैं या बल लगाते हैं। बिल्कुल। चलिए हमारे दूसरे खंड कूलाम का नियम की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, कूलाम का नियम लागू होता है। विकल्प है ए, केवल बड़े आवेशों पर, बी, केवल सूक्ष्म आवेशों पर, सी, स्थिर बिंदु आवेशों पर, या डी, गतिशील आवेशों पर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, स्थिर बिंदु आवेशों पर। इस पूरे विषय का नाम ही स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हाँ। यहां वेग शून्य होना जरूरी है।
अगर आवेश चलने लगे तो क्या होगा? क्या कूलाम का नियम टूट जाएगा? काफी हद तक हाँ, क्योंकि जब आवेश चलता है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करने लगता है। ओहो, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तब चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। इसलिए कूलम का नियम केवल तभी सटीक बैठता है जब आवेश रुके हुए हों। समझ गए। अब प्रश्न 6, कूलाम बल किस पर निर्भर नहीं करता? विकल्प है ए आवेशों के परिमाण पर, बी दूरी पर, सी माध्यम पर या डी आवेश के द्रव्यमान पर। इसका उत्तर है डी, आवेश के द्रव्यमान पर। यानी अगर एक आवेश बहुत भारी हो और दूसरा बहुत हल्का तो भी विद्युत बल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान की परवाह करता है, लेकिन विद्युत बल केवल चार्ज को देखता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻39 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 10⁻39 गुना? हाँ, तभी तो हम परमाणु के स्तर पर गुरुत्वाकर्षण को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निर्वात में कूलॉम नियतांक यानी K का मान होता है? विकल्प है ए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, बी 6.67 × 10⁻⁻11, सी 1.6 × 10⁻⁻19 या डी 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ सही विकल्प है ए 9 × 10⁹ यही वह नंबर है जो तय करता है कि दो आवेशों के बीच बल कितना भीषण होगा। ए 4 गुना हो जाएगा, सी आधा हो जाएगा या डी 1/4 हो जाएगा। इसका सही उत्तर है डी, 1/4 हो जाएगा। अच्छा। हाँ, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। दूरी दुगनी होने पर बल 4 गुना कम हो जाता है। मुझे तो ये बिल्कुल इंसानी रिश्तों जैसा लगता है। कैसे? अगर दो लोगों के बीच की भौतिक दूरियां दोगुनी कर दी जाएं, तो उनके बीच का आकर्षण या प्रभाव 4 गुना कम हो जाता है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ये एक मजेदार उपमा है। भौतिकी में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवेश का प्रभाव एक गोले के रूप में फैलता है और गोले का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के हिसाब से बढ़ता है। समझ गई। इसलिए प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है। ये प्रभाव का फैलना हमें हमारे अगले खंड की ओर ले जाता है। कूलॉम बल बिना छुए कैसे काम करता है? इसका उत्तर है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रश्न 9 है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है? विकल्प ए प्रति इकाई आवेश पर बल, बी प्रति इकाई बल पर आवेश, सी प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा या डी प्रति इकाई दूरी पर बल। सही विकल्प है ए, प्रति इकाई आवेश पर बल। इसका सूत्र E = F/Q0 है। तो क्या हम विद्युत क्षेत्र को एक मकड़ी के जाले की तरह सोच सकते हैं? मकड़ी का जाला। हाँ, जहां परीक्षण धन आवेश यानी टेस्ट चार्ज एक छोटी सी मक्खी है जो जाले में आते ही बल महसूस करती है कि कोई उसे खींच रहा है या धकेल रहा है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और विजुअल उपमा है। बिल्कुल, मूल आवेश वो मकड़ी है जिसने अपने आसपास अंतरिक्ष में एक अदृश्य जाला बुना है। जैसे ही कोई दूसरी मक्खी वहां आती है, वो जाले की वजह से बल महसूस करती है। शानदार। अब प्रश्न 10 देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। विकल्प है ए ऋण आवेश की ओर, बी धन आवेश की ओर, सी परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा या डी परीक्षण ऋण आवेश पर बल की दिशा। इसका उत्तर है सी, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। लेकिन यहाँ धन आवेश ही क्यों? मतलब हम ऋण आवेश को मानक क्यों नहीं मान सकते? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। असल में यह सिर्फ एक ऐतिहासिक परंपरा है। अच्छा। हाँ, जैसे हम सड़क की बाईं ओर ड्राइव करना तय कर लेते हैं ताकि दुर्घटनाएं ना हों, वैसे ही वैज्ञानिकों ने तय किया कि हम हमेशा एक छोटे पॉजिटिव चार्ज को जासूस बनाकर भेजेंगे और वो जिस तरफ धकेला जाएगा वही क्षेत्र की दिशा होगी। समझ गई। प्रश्न 11 है, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक है। विकल्प ए न्यूटन, बी कूलाम, सी न्यूटन प्रति कूलाम या डी जूल। सही उत्तर सी है, न्यूटन प्रति कूलाम। यह बताता है कि 1 कूलाम आवेश रखने पर उस पर कितने न्यूटन का बल लगेगा। प्रश्न 12,
विद्युत क्षेत्र और बल के बीच संबंध हैं। विकल्प हैं ए E इक्वल्स QF, B E इक्वल्स FQ, C F इक्वल्स QE या D F इक्वल्स EQ। सही विकल्प बी है, E इक्वल्स FQ। यह परिभाषा का ही सीधा गणितीय रूप है। अब प्रश्न 13 पर आते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ कैसे बदलता है? विकल्प ए R के समानुपाती, B R के वर्ग के समानुपाती, C 1 R के समानुपाती या D 1 R के वर्ग के समानुपाती। सही उत्तर डी है, 1 R के वर्ग के समानुपाती। जैसे कूलॉम बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वैसे ही विद्युत क्षेत्र का ये अदृश्य जाला भी दूर जाने पर तेजी से कमजोर होता है। और इस खंड का आखिरी प्रश्न 14, दो समान धन आवेशों के बीच बल होता है। विकल्प है ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी शून्य या डी अनिश्चित। सही उत्तर बी है, प्रतिकर्षण। समान आवेश हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। अब जब हम इस अदृश्य जाले यानी विद्युत क्षेत्र को समझ चुके हैं, तो क्या इसे देखने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। इसी पर है हमारा अगला खंड, क्षेत्र रेखाओं का रहस्य। प्रश्न 15, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? विकल्प ए ऋणावेश से, बी धनावेश से, सी न्यूट्रॉन से या डी किसी भी आवेश से। सही विकल्प है बी धनावेश से। क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर जाकर खत्म होती हैं। प्रश्न 16 बहुत ही दिलचस्प है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी ए मुड़ सकती हैं, बी एक दूसरे को काटती हैं, सी बंद लूप बनाती हैं या डी एक दूसरे को नहीं काटती। इसका उत्तर है डी, एक दूसरे को नहीं काटती। जरा रुकिए, रोशनी की किरणें तो एक दूसरे को हर समय काटती हैं, है ना? हाँ। और हम लेजर बीम को भी क्रॉस होते हुए देखते हैं, तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती? ये एक शानदार सवाल है। देखिए, रोशनी की किरणें फोटॉन हैं जो एक दूसरे के आर पार जा सकते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा अंतरिक्ष के किसी बिंदु पर लगने वाले कुल बल की दिशा बताती है। अच्छा। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं हो जाएंगी। इसका मतलब होगा कि अगर हम वहां एक परीक्षण आवेश रखें तो वो एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करेगा, जो कि भौतिक रूप से बिल्कुल असंभव है। माइंड ब्लोइंग। एक कण एक साथ दो रास्तों पर नहीं जा सकता, इसलिए रेखाएं नहीं कट सकती। अद्भुत। प्रश्न 17, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं होती हैं। विकल्प ए वक्र, बी परवलयाकार, सी समानांतर एवं समान दूरी पर या डी वृत्ताकार। सही उत्तर है सी समानांतर एवं समान दूरी पर। जब क्षेत्र की ताकत हर जगह बराबर होती है तो रेखाओं के बीच की दूरी भी एक समान रहती है। प्रश्न 18, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता क्या दर्शाती है? विकल्प ए आवेश, बी विभव, सी क्षेत्र की तीव्रता या डी फ्लक्स। इसका उत्तर सी है, क्षेत्र की तीव्रता। जहां रेखाएं पास पास होती हैं वहां जाला बहुत मजबूत होता है, यानी विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होता है। अब आता है प्रश्न 19, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर होती हैं। विकल्प है ए अधिक सघन होती हैं, बी शून्य होती हैं, सी वक्र होती हैं या डी समानांतर होती हैं। सही विकल्प बी है, शून्य होती हैं। किसी भी धातु के चालक के अंदर स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। और 20वां प्रश्न, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। विकल्प ए सतह के समानांतर, बी सतह के लंबवत, सी शून्य या डी अनिश्चित। उत्तर है बी सतह के लंबवत। एक सेकंड, ये लंबवत यानी 90 डिग्री ही क्यों होना चाहिए? अगर ये टेढ़ा हो तो क्या दिक्कत है? अगर क्षेत्र रेखा सतह पर टेढ़ी होगी तो उसका एक हिस्सा सतह के समानांतर काम करेगा। हाँ, वेक्टर रिजोल्यूशन। बिल्कुल। और ये समानांतर बल सतह पर मौजूद स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को खिसकाने लगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो वो करंट बन जाएगा। ओह। लेकिन हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं जहां आवेश रुके हुए हैं, इसलिए क्षेत्र रेखाओं का 90 डिग्री पर होना भौतिकी की एक मजबूरी है। वाह, ये तर्क तो एकदम लोहे जैसा मजबूत है। और ये जो हमने प्रश्न 19 में देखा कि चालक के अंदर शून्य होता है, ये मुझे एक सेफ रूम की याद दिलाता है,
जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में तूफान वाली कार के उदाहरण में किया था। बिल्कुल। कार का बाहरी धातु का ढांचा एक फैराडे केज की तरह काम करता है। सारे इलेक्ट्रॉन बाहरी सतह पर फैल जाते हैं और अंदर विद्युत क्षेत्र को पूरी तरह से शून्य कर देते हैं, जिससे अंदर बैठा व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित रहता है। एकदम सही। प्रकृति की इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन रेखाओं को गिनने का तरीका सीखते हैं। खंड 5, फ्लक्स और गॉस का नियम। प्रश्न 21 है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। विकल्प A न्यूटन प्रति कूलाम, B न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, C जूल या D कूलाम प्रति न्यूटन। सही उत्तर B है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अच्छा। फ्लक्स असल में ये गिनना है कि किसी दिए गए क्षेत्रफल से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणनफल है। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प A विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है, B विद्युत बल अदिश राशि है, C विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है या D विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है। इसका सही उत्तर C है, विद्युत क्षेत्र सदिश यानी वेक्टर राशि है, क्योंकि इसमें बल की दिशा शामिल है, जबकि फ्लक्स सिर्फ एक गिनती है, इसलिए वो अदिश है। का नियम संबंधित है। विकल्प है A विद्युत बल से, B विद्युत क्षेत्र और आवेश से, C विद्युत विभव से या D धारा से। विकल्प B विद्युत क्षेत्र और आवेश से। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस सतह के अंदर मौजूद कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। प्रश्न 24 इसे और साफ करता है। बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? विकल्प A पृष्ठ के आकार पर, B पृष्ठ के आयतन पर, C अंदर स्थित कुल आवेश पर या D बाहर स्थित आवेश पर। सही उत्तर C है, अंदर स्थित कुल आवेश पर। इसका मतलब है कि गॉस का नियम एक जादुई बक्से की तरह है। जादुई बक्सा। हाँ, मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा जादुई बक्सा है और एक छोटा बक्सा है। मैं बक्से को बिना खोले सिर्फ उसकी दीवारों से बाहर निकलने वाली रोशनी यानी फ्लक्स को देखकर ये बता सकती हूँ कि अंदर कितने वॉट का बल्ब रखा है। बक्से का आकार गोल हो, चौकोर हो या तारे जैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल सही। बाहरी सतह से गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगी कि अंदर स्रोत कितना बड़ा है। प्रश्न 25, गॉस का नियम किस स्थिति में सबसे उपयोगी है? विकल्प है A किसी भी आवेश वितरण में, B असममित आवेश वितरण में, C उच्च सममिति वाले आवेश वितरण में या D गतिशील आवेशों में। उत्तर है C उच्च सममिति यानी सिमेट्री वाले आवेश वितरण में। गोलाकार, बेलनाकार या समतल आकृतियों के लिए या जटिल कैलकुलस को पलक झपकते ही आसान बीजगणित में बदल देता है। और फ्लक्स वाले इस खंड का अंतिम प्रश्न 26, किसी माध्यम का विद्युत परावैद्युतांक जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या K कहते हैं होता है। विकल्प A सदैव 1, B सदैव 0, C 1 से अधिक या D ऋणात्मक। सही विकल्प है C 1 से अधिक। निर्वात के लिए K का मान 1 होता है और किसी भी अन्य माध्यम जैसे कांच या पानी के लिए ये 1 से ज्यादा ही होता है। यह परावैद्युतांक हमें हमारे अंतिम खंड की ओर ले जाता है, माध्यम और द्विध्रुव। तो प्रश्न 27 है, माध्यम में कूलॉम बल विकल्प है A बढ़ जाता है, B घट जाता है, C समान रहता है या D शून्य हो जाता है। सही उत्तर है B घट जाता है। लेकिन क्यों घट जाता है? माध्यम ऐसा क्या करता है कि दो आवेशों की दोस्ती कमजोर पड़ जाती है? ये बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है जिसे ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा। जब आप दो आवेशों को किसी माध्यम में जैसे पानी में डालते हैं तो पानी के अपने अणु उनके चारों ओर एक जाला बना लेते हैं। वे मूल आवेशों के विद्युत क्षेत्र का विरोध करने लगते हैं। ओहो। जिससे नेट बल कम हो जाता है। उदाहरण के लिए पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, जिसका मतलब है पानी में जाते ही दो आवेशों के बीच का बल 80 गुना कमजोर हो जाता है। अरे वाह। यही कारण है कि नमक पानी में जाते ही आसानी से घुल जाता है, क्योंकि उसके आयनों के बीच का विद्युत बल कमजोर पड़ जाता है। ये तो रोजमर्रा की रसोई का विज्ञान है। बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न 28 पर।
विद्युत ध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है? विकल्प है ए एक आवेश, बी समान आवेश, सी समान परिमाण के विपरीत आवेश या डी अलग-अलग परिमाण के आवेश। उत्तर है सी, समान परिमाण के विपरीत आवेश। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज जब एक दूसरे से एक छोटी सी दूरी पर बहुत मजबूती से बंधे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव बनाते हैं। पानी का अणु भी अपने आप में एक प्राकृतिक द्विध्रुव है। प्रश्न 29, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है? विकल्प ए ऋण से धन की ओर, बी धन से ऋण की ओर, सी क्षेत्र रेखा के लंबवत या डी बल की दिशा में। सही विकल्प है ऋण से धन की ओर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केमिस्ट्री में अक्सर हम इसे धन से ऋण की ओर दिखाते हैं, लेकिन हाँ, मैंने भी यही पढ़ा है। हाँ, लेकिन भौतिकी में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मानी जाती है। समझ गई। और अब हमारे इस शानदार सफर का आखिरी प्रश्न, 30 विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? विकल्प है ए केवल बल लगता है, बी केवल आघूर्ण लगता है, सी बल और आघूर्ण दोनों लगते हैं या डी न बल न आघूर्ण लगता है। इसका उत्तर है बी केवल आघूर्ण लगता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? जरूर। चूंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है, इसलिए प्लस चार्ज पर जितना बल आगे की तरफ लगता है, माइनस चार्ज पर उतना ही बल पीछे की तरफ लगता है। अच्छा, तो वो कैंसिल हो जाते हैं? बिल्कुल, दोनों बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, जिससे कुल धक्का या शुद्ध बल शून्य हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये बल अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं, वे द्विध्रुव को एक लट्टू की तरह घुमाने लगते हैं। इसी घूमने वाले प्रभाव को आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। तो ये बिल्कुल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखी कंपास की सुई जैसा है। वो घूमती है, दिशा दिखाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सुई उड़कर खुद उत्तरी ध्रुव की तरफ चली जाए। वो सिर्फ अपनी जगह पर अलाइन हो जाती है। एकदम सटीक। और क्या आपको पता है कि आपका माइक्रोवेव ओवन इसी सिद्धांत पर काम करता है? सच में? हाँ, ओवन खाने में मौजूद पानी के अणुओं पर, जो कि द्विध्रुव हैं, तेजी से बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र लगाता है। अणु टॉर्क की वजह से पागलों की तरह घूमने लगते हैं और उनके घूमने के घर्षण से जो गर्मी पैदा होती है, उसी से आपका खाना गर्म होता है। क्या बात है, स्थिर वैद्युतिकी के नियम मेरी प्लेट के खाने तक पहुंच गए। हाँ, विज्ञान हर जगह है। आज का ये डीप डाइव सच में आंखें खोलने वाला रहा। हमने कुल 30 प्रश्न पूरे किए, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से लेकर अदृश्य विद्युत क्षेत्र के जालों, गॉस के नियम के जादुई बक्से और माइक्रोवेव में घूमते द्विध्रुवों तक का विज्ञान गहराई से समझा। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से गणितीय और तार्किक रूप से बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। भौतिकी सिर्फ रटने का विषय नहीं है, ये प्रकृति की कहानी है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। बताइए। याद है हमने प्रश्न 19 में चर्चा की थी कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और मैंने कार का उदाहरण दिया था। हाँ, फैराडे केज। जरा सोचिए, हवाई जहाज भी तो एक उड़ता हुआ धातु का डिब्बा ही है, जिस पर आए दिन आसमान में बिजलियां गिरती हैं। क्या यही स्थिर वैद्युतिकी का नियम हमारे हवाई सफर को सुरक्षित नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। ये सिर्फ किताबों में छपा हुआ कोई विषय नहीं है। ये हमारी आधुनिक तकनीक और जीवन को बाहरी झटकों से बचाने वाला एक अदृश्य कवच है। तो अगली बार जब आप किसी धातु के आवरण वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को देखें, तो इस अदृश्य ढाल के बारे में जरूर सोचिएगा। ये एक बहुत ही शानदार विचार है, जो दिखाता है कि विज्ञान हमारी सुरक्षा के लिए खामोशी से कैसे काम कर रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ इस अदृश्य दुनिया की सैर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और उनके पीछे की कहानी को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।